नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और इस समय मैं मौजूद हूं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। इसे पहाड़ों की राजधानी भी कहा जाता है और मेरे साथ मौजूद हैं आज साक्षात्कार करने के लिए, बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। नमस्कार, आपका अभिनंदन शिमला शहर में और हिमाचल प्रदेश देवभूमि में। नड्डा जी, जब हम आज हिमाचल प्रदेश में हैं तो मैं पिछले 2 दिनों से हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहा हूं और हर जगह नारा लगा हुआ है कि इस बार राज नहीं, इस बार रिवाज बदल दो। रिवाज तो आपने भी बदल दिया था, आप पहले नॉन लेफ्ट यूनिवर्सिटी के अपने प्रेसिडेंट हुए थे, तो ये आइडिया वहीं से आया रिवाज बदलने का? इस तरीके से तो नहीं है, लेकिन हाँ, उस समय भी रिवाज बदला गया था और अभी भी हम रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो हम रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं, यह इस पे हमको ध्यान रखने की जरूरत है अमीश जी, कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से सार्वजनिक जीवन में और प्रशासनिक जीवन में उन्होंने प्रवेश किया, तब से यह रिवाज बदलने की प्रथा शुरू हुई। गुजरात में वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और गुजरात में उन्होंने रिवायत बदली, रिवाज बदला और कंटिन्यूअसली वो मुख्यमंत्री के रूप में चले। बाद में वो भारत के प्रधानमंत्री बने जी, और भारत के प्रधानमंत्री जब बने तो उस समय एनडीए की सीट्स 282 थी और जब दूसरी बार बने तो वो 300 प्लस सीट्स के रूप में एनडीए विराजमान हुई। यानी एंटी इनकम्बेंसी के बजाय एक नया शब्द का जन्म हुआ, वो है प्रो इनकम्बेंसी। तो अब वो प्रो इनकम्बेंसी में रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच के जाते हैं, संवाद करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां हैं वहां एक के बाद एक रिवाज बदल रहा है। असम में हमने पहली बार सरकार बनाई, रिवाज बदला, दूसरी बार बनाई। उत्तर प्रदेश में हमने 38 साल बाद किसी पार्टी ने दूसरी बार सरकार बनाई। उत्तराखंड में जब से प्रदेश बना तब से पहली बार अदल बदल हो जाता था वहां, लेकिन वो नहीं हुआ। गोवा में हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। उसी तरीके से, उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी रिवाज बदल रहे हैं। मैंने आपका इंटरव्यू किया था उत्तर प्रदेश, जब 5 राज्यों का चुनाव था तब आपका इंटरव्यू किया था। तब आपने बोला था कि हम धमाके के साथ अपने हर एक राज्य में वापसी करेंगे और वो आपने करी भी। लेकिन अब स्थिति बदल गई है, कहें तो गंगा से पानी बड़ा बह गया है। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा भी राहुल गांधी ने शुरू कर दी है। कांग्रेस का अध्यक्ष भी नॉन गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, अब गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार रिवाज बदलने में थोड़ी कठिनाई हो जाएगी? कोई कठिनाई नहीं है, हिमाचल और गुजरात कोई कठिनाई है। पानी बहुत बहा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी रिवायत नहीं बदली है। वो उसी ढर्रे पर काम कर रहे हैं और मैं उनकी पार्टी पर कमेंट करूं इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर आपकी स्टीयरिंग कमेटी में एक ही परिवार से 3 सदस्य होते हैं तो मुझे समझ में आता है कि अभी कुछ भी वहां बदला नहीं है, वहां वही है जो है और परिवार ही चला रहा है, अध्यक्ष कोई भी हो। परिवार ही चला रहा है, अध्यक्ष कोई भी हो। लेकिन चलिए, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे पर, कांग्रेस पर बाद में आऊंगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बीजेपी वैसे तो अपना हर चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ती है, लेकिन क्या ये लड़ाई अलग है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकारें रिपीट नहीं होती हैं और इस बार कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा उठा दिया है। आपके लिए दिक्कत भरी बात है ये? जहां तक आपने ओपीएस के बारे में कहा है, हमारे लोगों ने उस पर अपना मंतव्य बताया है, लेकिन हम विकास के नाम पर मोदी जी ने जो यहां आशीर्वाद दिया है, मोदी जी के प्रति जो अटूट विश्वास है, मोदी जी के प्रति जो एक प्यार है जी, और जिसको जयराम जी ने जमीन पर उतारा है, हम उस मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं और लोगों में उत्साह है। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्योंकि ये एक पॉपुलर कांग्रेस पार्टी ने अपना एक वादा दे दिया है, तो क्या आपको लगता है इसकी काट बीजेपी को नहीं मिल पा रही? क्योंकि हिमाचल में जीत का अंतर या हार का अंतर बहुत बड़ा नहीं होता। नहीं, वो ठीक है, तो फेंस सीटर वोटर है, वो जा सकता है उस तरफ। ऐसा जहां तक कांग्रेस का सवाल है जी, वो कुछ भी कहे उसको लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। वो जो भी कहें उनको मालूम है उन्होंने कुछ देना नहीं, लेना नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब कहती है तो सोच समझ के कहती है
और उसके गहराइयों में जा करके कहती है जी। और इस मुद्दे पर भी यही कहा है कि समिति जो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता हिमाचल में नहीं आ रहा, तो ये आपके लिए अच्छी बात है, खराब बात है? ऐसा ये उनके सोच का विषय है, वो सारे आ जाएं, हमें कोई आप आपत्ति पार्टी नहीं है। अध्यक्ष है, बीजेपी के अध्यक्ष है, क्या लगता है आपको, नहीं, आपके लिए बढ़िया है ये कि? हमारे लिए मैंने कहा है वो सब मिल के आ जाएं, हमें कोई, लेकिन आ नहीं रहा ना कोई। वो उनका विषय है, वो तय करें कि क्यों नहीं आ रहे हैं। शायद उनको नतीजे पहले से ही मालूम है तो वो बचना चाहते होंगे। इस बार जो बागी हैं वो क्या बीजेपी का खेल खराब कर सकते हैं? मैंने कई पॉलिटिकल पंडितों से बात करी, उसके बाद एक आंकलन भी हमने देखा, उसमें माना जा रहा है कि बागी खेल बिगाड़ सकते हैं, और ये जो बागी हैं ये भारतीय जनता पार्टी की घर कहीं है। नहीं, देखिए, लोगों में आकांक्षा हो जाती है, वो चुनाव लड़ लेते हैं जी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट मैदान में आ जाता है उसके बाद कोई भी हमारा खेल नहीं बिगाड़ पाता। फिर सारी पार्टी काडर सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देते हैं और हिमाचल की जनता भी जानती है कि बागियों के द्वारा न प्रदेश चलता है न देश चलता पर है। बागी माने क्यों नहीं? क्या कई परिस्थितियां आ जाती हैं अमीश जी, जिसमें कई बार लोग पहले नहीं मानते हैं, बाद में मानते हैं। कई बार लोगों को प्रयास होता है कि वो खड़े ही रहें, इस तरीके के भी कुछ लोग उनके साथ मिल जाते हैं। तो होता है ये, परिवार में सभी लोग एक साथ मिल जाएं इतना नहीं होता है, तो इतनी बड़ी पार्टी है। अगर हिमाचल में बीजेपी जीतती है तो जीत का सेहरा किसके सर? प्रधानमंत्री मोदी जी के सर पर। और हारती है तो हम सब लोग मिलकर के, लेकिन हारने का सवाल ही नहीं है, हारने का सवाल ही नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीतेंगे और उनका आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। प्रेम कुमार धूमल जी पहले एक्टिव थे, अब ज्यादा एक्टिव नहीं है, इसका खामियाजा क्या पार्टी को उठाना पड़ेगा? नहीं, देखिए, वो एक्टिव हैं, वो एक्टिव थे, उतने ही एक्टिव हैं। लेकिन हाँ, देखिए, समय के साथ साथ कुछ मर्यादाएं होती हैं जिस कारण से वो एक सीमित दायरे में काम कर रहे हैं। लेकिन वो हमारे कद्दावर नेता हैं और ज़रूरी नहीं है कि भाषण दे करके और घूम करके ही होता है। वो उनका वक्तव्य ही बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो पूरी तरीके से चुनाव में हमारे पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आपने पहले अनाउंसमेंट कर दी थी कि चुनाव हम लड़ेंगे और जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, जीतेंगे तो वही सीएम बनेंगे। अगर सीटें कम ज्यादा होती हैं तो कुछ बदलाव हो सकता है उसमें? ये अगर का सवाल ही नहीं आता अमीश जी। आपने उत्तर प्रदेश में भी कहा था, उत्तराखंड में भी कहा था, हम वैसे सोचते ही नहीं है। सो आप देखेंगे 12 तारीख तक एक तरफा हो जाएगा सारा कुछ। कांग्रेस तो कहती है कि जहां इनके नंबर नहीं आते वहां भी सरकार बना लेते हैं, और कांग्रेस का तो ये भी आरोप होता है कि आप इलेक्शन के बाद मैनेजमेंट कर लेते हैं, अपनी विधायक इधर से उधर करवा लेते हैं। ऐसा है कि देखिए, राजनीति में लोग ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़ना चाहें तो इसमें हमारा दोष क्या है, और हम जोड़ना चाहते हैं। ये चुनाव बड़ा डिफरेंट है। वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि वीरभद्र सिंह अब नहीं है, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह अब नहीं है। धूमल साहब एक्टिव रहते थे, वो उतने एक्टिव नहीं है। ये जो चुनाव है ये नए युग का चुनाव माना जा रहा है। क्या आपको लगता है, क्योंकि ये नए युग का चुनाव इसलिए भी है, हमेशा बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई रहती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ने भ्रष्टाचार किया है, एक मौका हमें दीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं अमीश जी, मेरे को कई बार ये सोचने के लिए मैं मजबूर हो जाता हूं कि उन पर टिप्पणी क्या करूं। जी, देखिए, चुनाव जीतना हारना तो अलग है, मैं उसके बारे में अलग से बोलूंगा, पर मुझे अब समय दीजिएगा। जी। सबसे पहली बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल जी को यही नहीं समझ में आ रहा है कि ही हैज लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी, और लीडर के लिए क्रेडिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज लोग उनको सीरियसली लेते ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़े, मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई, मैं क्रिमिनल्स को टिकट नहीं दूंगा, 3 जेल में है, बाकी बेल पर है। तो अगर हम उनको देखें कुल मिलाकर के उनके राजनीतिक सफर को, तो जो कहा उसके विपरीत किया। मैं कांग्रेस का साथ नहीं लूंगा, कांग्रेस का साथ लिया। तो उनको, अब दूसरी बात, वो चुनाव लड़ने गए, पहले खुद लड़ने गए थे वाराणसी में, हाल क्या हुआ आपको पता चला। फिर वो चुनाव लड़ने गए उत्तर प्रदेश में, 350 सीटों में चुनाव लड़े, 349 सीटों में, 349 सीट्स में जमानत जब्त करा ली।